इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे आपको भारत की स्पीड और स्केल का अंदाजा लगेगा। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। मेरा सेवा काल शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूं। 22-23 में हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए हैं। 2014 में देश के 5 शहरों में मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी थी। 2023 में देश के 20 शहरों में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी है। 2014 में देश में करीब 70 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे। 2023 में यह संख्या लगभग 150 तक पहुंच गई है, यानी यह आंकड़ा डबल हो गया। 2014 में देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज थे। 2023 में हमारे पास 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। 2014 में ग्राम पंचायतों तक सब सिर्फ 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, सिर्फ 350 किलोमीटर। 2023 तक हमने करीब 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर बिछाकर ग्राम पंचायतों को जोड़ा है। 2014 में 55% गांव ही पीएम ग्राम सड़क योजना से जुड़े थे। हमने 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाकर यह आंकड़ा 99% तक पहुंचा दिया है। 2014 तक भारत में करीब 20,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। ध्यान से सुनिए, 70 साल में 20,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, जबकि हमारी सरकार ने 10 साल में करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। ये आज के भारत की स्पीड है, स्केल है और भारत की सक्सेस का प्रतीक है। साथियों, बीते वर्षों में हमारा देश कुछ परसीव्ड बैरियर्स से भी बाहर निकला है। एक समस्या हमारे यहां पॉलिसी मेकर्स, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के दिमाग में भी थी। वो ये मानते थे कि गुड इकोनॉमिक्स, गुड पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। अनेक सरकारों ने भी इसे ही मान लिया और इसके कारण देश को राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ने लगी। लेकिन हमने गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स को एक साथ ला करके दिखाया है। आज सब ये स्वीकार कर रहे हैं कि गुड इकोनॉमिक्स, गुड पॉलिटिक्स भी है। हमारी बेहतर आर्थिक नीतियों ने देश में तरक्की के नए रास्ते खोले हैं। इससे समाज के हर वर्ग का जीवन बदला और इन्हीं लोगों ने हमें इतना बड़ा बहुमत देने के लिए स्थिर सरकार के लिए वोट दिया। चाहे जीएसटी हो, चाहे बैंकिंग क्राइसिस का समाधान हो, चाहे कोविड संकट से निकलने के लिए बनाई गई नीतियां हो, हमने हमेशा उन नीतियों को चुना जो देश को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे और सिटीजन्स को लॉन्ग टर्म फायदे की गारंटी दे। साथियों, परसीव्ड बैरियर्स का एक और उदाहरण है महिला आरक्षण बिल। दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन अब यह बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज एक सच्चाई है। फ्रेंड, आपसे बात करने शुरुआत में मैंने एक और विषय कहा था, एक्सैजरेटेड बैरियर्स की भी बात की थी। हमारे देश में कुछ बाधाएं, कुछ समस्याएं ऐसी भी रही जिन्हें पहले की सरकारों द्वारा और पंडितों के द्वारा, विवाद करने वाले लोगों के द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा बड़ा हवा खड़ा कर दिया था, ऐसा बड़ा बना दिया था। उदाहरण के लिए, जब भी कोई आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात करता था तो अनेकों बातें मैदान में आ जाती। एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो आसमान जमीन पर आ जाएगा। लेकिन 370 की समाप्ति ने उस पूरे इलाके को समृद्धि और शांति और विकास के नए रास्ते खोल दिए। लाल चौक की तस्वीरें बताती हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर का कायाकल्प हो रहा है। आज वहां
टेररिज्म का अंत हो रहा है, टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ये हमारा पहुंचे, इसके लिए भी हमारा कमिटमेंट है। साथियों, यहां मौजूद अनेक लोग मीडिया के क्षेत्र से हैं। हम तक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाने वाले मीडिया की प्रासंगिकता बहुत अधिक रही है। समय पर ब्रेकिंग न्यूज देने की परंपरा तो ठीक है, लेकिन ये एनालिसिस भी जरूरी है कि पहले किस तरह की ब्रेकिंग न्यूज होती थी और अब क्या होती है। 2013 से 2023 के बीच भले ही एक दशक का समय बीता हो, लेकिन इस दौरान आए बदलावों में जमीन और आसमान का अंतर है। जिन लोगों ने 2013 में इकोनॉमी को कवर किया है, उन्हें याद होगा कि कैसे रेटिंग एजेंसीज भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट का डाउनवर्ड रिवीजन करती थी। लेकिन 2023 में बिल्कुल विपरीत हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और रेटिंग एजेंसीज अब हमारी ग्रोथ फोरकास्ट का अपवर्ड रिवीजन कर रही है। 2013 में बैंकिंग सेक्टर की सस्ता हालत की न्यूज आती थी, लेकिन अब 2023 में हमारे बैंक अपने बेस्ट एवर प्रॉफिट्स और परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं। 2013 में देश में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की खबरें छाई रहती थी, लेकिन 2023 में अखबार और न्यूज चैनल्स में चलता है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। 2013-14 की तुलना में इसमें 20 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रिकॉर्ड स्कैम से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट तक हमने एक लंबा रास्ता तय किया है। साथियों, 2013 में आपको ऐसे कई नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन मिल जाएंगे जो हेडलाइन देते थे कि कठिन आर्थिक स्थितियों के कारण मिडिल क्लास के सपने तबाह हो गए हैं। लेकिन साथियों, 2023 में बदलाव कौन कर रहा है? चाहे स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप हो, स्पेस हो या टेक्नोलॉजी हो, देश का मिडिल क्लास हर विकास यात्रा में सबसे आगे खड़ा नजर आता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के मिडिल क्लास ने तेजी से प्रगति की है। उनकी इनकम बढ़ी है, उनका आकार बढ़ा है। 2013-14 में करीब 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। 2023-24 में यह संख्या डबल हो गई है और 7.5 करोड़ से अधिक लोगों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। टैक्स इंफॉर्मेशन से जुड़ी एक स्टडी बताती है कि 2014 में जो मीन इनकम 4.5 लाख रुपए से भी कम थी, वो 2023 में 13 लाख रुपए तक बढ़ गई है। इसका मतलब है कि भारत में लाखों लोग लोअर इनकम ग्रुप से हायर इनकम ग्रुप की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे याद है, हिंदुस्तान टाइम्स में ही पिछले दिनों एक लेख छपा था जिसमें इनकम टैक्स डेटा से जुड़े अनेक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए गए थे। एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा सालाना 5.5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वालों का है। साल 2011-12 में इस सैलरी ब्रैकेट में कमाने वालों की टोटल इनकम को जोड़ दें तो यह आंकड़ा था करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए। यानी तब भारत में 5.5 लाख से 25 लाख सैलरी पाने वालों की कुल सैलरी जोड़ दे तो वो 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी कम थी। 2021 तक ये बढ़कर 14.5 लाख करोड़ हो गई। मतलब इसमें 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसकी 2 वजह स्पष्ट है। 5.5 लाख से 25 लाख रुपए तक सैलरी पाने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है और इस ब्रैकेट में लोगों की सैलरी में भी काफी वृद्धि हुई है। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा,
ये एनालिसिस सिर्फ सैलरीड इनकम पर आधारित है। अगर इसमें बिजनेस से हुई इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से हुई कमाई, दूसरे इन्वेस्टमेंट से हुई कमाई और इसको जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथियों, भारत में बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और कम होती हुई गरीबी, ये दो फैक्टर्स एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक साइकिल का आधार बन रहे हैं। जो लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, जो न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन रहे हैं, वो लोग अब देश की कंजम्पशन ग्रोथ गति को गति देने वाली बहुत बड़ी फोर्स के रूप में उभर रहे हैं। इस डिमांड को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारा मिडिल क्लास ही उठा रहा है। अगर एक गरीब को नए जूते खरीदने का मन करता है तो मिडिल क्लास की दुकान से खरीदता है, मतलब कि इनकम मिडिल क्लास की बढ़ती है, जीवन गरीब का बदलता है। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। यानी देश में कम हो रही गरीबी मिडिल क्लास को भी फायदा पहुंचा रही है। गरीब और मिडिल क्लास के ऐसे ही लोगों की आकांक्षा और इच्छा शक्ति आज देश के विकास को शक्ति दे रही है। इन लोगों की शक्ति ने ही भारत को 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और अब यही इच्छा शक्ति हमारे थर्ड टर्म में भारत को दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल कराने जा रही है।